हमें एक डंजन के अंदर दिखाया जाता है। वहीं पे कई सारे मॉन्स्टर्स की मूर्तियां थे। खून देखते हैं और वहीं पे हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कहने लगता है, वो साला बुढ़ा, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता और ना मैं ऐसे मरना चाहता हूँ। और तभी उसके ऊपर हमें खतरनाक स्नेक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। वो कहने लगता है, डैम, मैं ऐसे कुत्तों की तरह मरना नहीं चाहता। हमारे मेन कैरेक्टर, इसका नाम है जुइयन, वो 38 साल का हो चुका है और वो फिर से कहता है, मुझे लगता है कि मैं सच में आज मरने वाला हूँ। वो सांप उसे मार नहीं वाला था और वो नैरेट करने लगता है, अगर मैं उस वक्त वापस जा सकता जब ये सब कुछ शुरू हुआ था। साल था 2025 जब ये टॉम्स सडनली कहीं से अपीयर हुए। बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक्स होने लगे और फिर ये टॉम्स अपीयर होते। ये कहीं भी हो सकते थे और फिर इनके अंदर, बहुत अंदर अलग अलग रेलिक्स होते। ये रेलिक्स जो कि इस दुनिया को पूरी तरह अपसाइड डाउन कर दिया था। जितने भी इतिहास हमने पढ़ा था उनमें जितना इमोशंस, पावर, सब कुछ बदलने लगा। और फिर सुपरनैचुरल पावर्स और रेलिक्स की अलग अलग पावर्स लोगों के सामने आने लगा। ये जो भी रेलिक्स हमें मिलते टॉम के अंदर, उनके अंदर अलग अलग पावर्स होते जो कि अपने ओनर्स को अलग पावर्स देते। और फिर अलग अलग जगह से अलग अलग कहानियां सुनाई देता। कहानियां उन लोगों की जिनके पास अब बहुत ज़्यादा ताकत आने लगा, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। और फिर अब अलग अलग जगह से लोग इन टॉम्स के अंदर जाने लगे रेलिक्स के खोज में। हाँ, मैंने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया था। थोड़ा सा लेट हो गया था मैं, पर ढूंढते ढूंढते मुझे मिली एक ऐसी चीज़ जो कि सच में इनक्रेडिबल है, द आर्कियोलॉजिस्ट रेलिक। ये एक ऐसा रेलिक था जो कि मुझे इन्फॉर्मेशन देता था सारे टॉम्स और रेलिक्स के बारे में। मेरे हाथ एक जैकपॉट लग चुका था। मैंने सोचा था कि इसके बाद मेरे पास सबसे ताकतवर रेलिक्स आएगा और मैं सबसे ताकतवर बन जाऊंगा, दुनिया के ताकतवर रेलिक्स यूजर्स जैसा। पर मैं गलत था, क्योंकि तब इस दुनिया ने एक नई ऑर्डर सेट कर ली थी। एक नई ऑर्डर जिनमें हमें रूल्स माननी पड़ती थी। नए नियम आ चुके थे और बाकी लोग जिनके पास रेलिक्स नहीं है वो इसका और इस्तेमाल ना कर पाए, या फिर जिनके पास रेलिक्स है वो जाके नॉर्मल ह्यूमंस पर इस्तेमाल ना कर पाए इसके वजह से। पर जो बचा हुआ था वो था पावर हंग्री बस्टर्ड्स। और तब मैं मिला मेरे बॉस से। मेरे पास आर्कियोलॉजिकल स्किल्स थी जिसके वजह से एक ह्यूज कॉरपोरेशन TKBM उसको मेरी ज़रूरत पड़ती थी। उसके CEO तेजुन नोन, उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मुझे सपोर्ट करने के लिए जितना भी खर्चा हो वो करने के लिए तैयार है। और उनकी ही वजह से मैं काम पे लग चुका था। हाँ, जो काम मैं करता था उसके वजह से आप लोग मुझे एक स्मगलर, एक चोर या फिर स्पाई कह सकते थे, पर उनसे भी ज़्यादा मैं था एक टॉम रेडर। सो आए दोस्तों, तो ये है टॉम रेडर का एपिसोड 1। पर मैं ये बता दूं, आपको ये मानवा देखते हुए बहुत बार ये याद आएगा कि ये बिल्कुल सोलो लेवलिंग जैसा है, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ वो तो याद आएगा, पर ये स्टोरी उससे अलग भी है बहुत तरीके से। तो बिना देर करे चलिए शुरू करते हैं। मेरे एग्जीबिशन एबिलिटीज़ के द्वारा मैं टॉम में छुपा रहता और फिर उनके अंदर से रेलिक्स को चुरा लेता। और ऐसे ही हम जैसे टीम ऑफ टॉम रेडर्स के द्वारा उस बास्टर्ड ने बहुत सारे कीमती रेलिक्स को अपने पास ले लिया। और कुछ साल बाद CEO नोन वो दुनिया के सबसे ताकतवर रेलिक यूजर्स में शामिल हुआ, जो कि हमारी ही वजह से था। पर फिर भी लोग मुझे उसके वजह से बुरा कहते। सब कहते कि मैं बस एक डिक्टेटर को बनाने में मदद कर रहा था, उसका पैर चाट रहा था। पर मैंने कभी लोगों की बातों में कान नहीं दिया। पर मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था मेरे साथ ये सब हो जाएगा। उसने मुझे जानबूझ के ट्रैप पे भेजा। उसने हमें बताया तक नहीं कि वहाँ पे क्या होने वाला है। हाँ, मुझे समझ में आ चुका था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। शायद वो हम जैसे रेलिक्स यूजर्स से डरता था कि हम उसकी जगह ना हथिया ले। और तभी हम उस सांप को उसके ऊपर हमला करते हुए देखते हैं। वो किसी तरीके से अपने आप को बचा लेता है। भाई पे एक पत्थर था, उसे वो उसके ऊपर फेंकता है और उसे गाली देने लगता है। उस सांप के ऊपर चिल्लाने लगता है, कहने लगता है कि तुझे अगर मुझे खाना ही है तो आ जा, पर मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। तेरे अंदर जाने के बाद मैं तेरा पेट फाड़ के बाहर आऊंगा और साथ में उस तेजू नॉन बास्टर्ड को भी मार डालूंगा। अगर मैं यहाँ पे मरता भी हूँ फिर भी
पर ये सुन के तभी आवाज आता है, माई गुडनेस, ये बहुत ज्यादा नॉइजी है। ये उसे भी सुनाई देता है। वो कहता है, व्हाट द हेल, तूने अभी क्या कहा? ये सुन के वो मॉन्स्टर कहता है, ओह, लगता है ये वाला मेरी वॉइस सुन सकता है। वो कहता है, हाँ बिल्कुल मैं सुन सकता हूँ। तुझे क्या लगता है ये मेरा पहली बार है? बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं पता कि मैं किस भगवान से बात कर रहा हूँ, पर ये तेरे लिए अच्छा होगा कि तू इस सांप से बाहर आ जाए जब तक कि मैं तुझसे अच्छे से पूछ रहा हूँ। पर तभी वो स्नेक कहता है, तुम्हें लगता है तुम ऐसे सरवाइव कर सकते हो इस कंडीशन में? और तभी हमें उसकी हालत दिखाया जाता है। उसकी दोनों पैर नहीं हैं, लगभग वो आधा हो चुका है। और ये वो मॉन्स्टर भी कहता है, वो कहता भी है, मुझे नहीं लगता मैं अगर तुम्हें छोड़ भी दूंगा तो तुम ऐसे ज़्यादा देर तक जिंदा रह पाओगे। हाँ मैं मानता हूँ तुम्हारे पास बहुत एक्सेप्शनल पावर्स है, टैलेंटेड हो तुम, पर हम बहुत लेटली मिले, यहाँ तक कि तुमने अब तक सारे रेलिक्स को ढूंढा भी नहीं था। ये सुन के जुयोन कहता है, चुप करो, जैसे कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। तुम्हें लगता है मैं ये चाहता हूँ? मुझे गुस्सा आता है जब भी मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। और तब वो मॉन्स्टर कहता है, तुमने सही कहा, तुम सच में एक अमेजिंग वन हो। तुम्हारे इस टैलेंट को वेस्ट करना थोड़ा सा खराब होगा। और तभी वहाँ पे हम एक रोशनी को देखते हैं। वो कहता है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। और तभी उसके सामने हम एक पक्षी को देखते हैं, एक क्रो जैसा पक्षी। वो आके कहता है, चलो देखते हैं तुम राजा की गद्दी को क्लेम कर सकते हो कि नहीं। और तभी वहाँ पे जोरदार चमक होता है। कुछ देर बाद जुयोन अपनी आंख खोलता है। वो अपने आप को बैठा पाता है और देखता है कि उसका पैर पूरी तरह से ठीक हो चुका है। वो ये सब समझने की कोशिश कर ही रहा था, पर तभी आसपास जब देखता है वो शायद पुलिस स्टेशन में है और वहीं पे एक बंदे को बैठा हुआ देखता है उसके माँ के साथ। तभी आवाज आता है, ए तुम बच्चे क्या बकबक करे जा रहे हो अपने आप में? मैं तुमसे कुछ सवाल कर रहा हूँ ना। वो कहता है, हाँ ऑफिसर बोलिए। वो कहता है, सबसे पहले तुम्हारा नाम बताओ। पर वो अब भी सोच रहा है ये सब क्या हो रहा है, वो आखिर क्या था उसके सामने? क्या वो क्रू या फिर कुछ और था? क्या ये कोई सपना है या फिर अब तक जो भी था क्या ये सब एक सपना है? इस तरह वो ऑफिसर अब भी उससे सवाल करे जा रहा है, उसका नाम जानना चाहता है। वो जवाब नहीं देता है। इससे वो लोग और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं। और वो तब देखता है ये साल 2025 और 1 जनवरी। उसे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था ये क्या हुआ। और तभी वो उसी लड़के को देखता है। वो जाना पहचाना लग रहा था, पर अब तक उसे समझ आ चुका है कि वो वापस आ चुका है 15 साल पहले, जब सब कुछ शुरू होने वाला ही था। तभी फिर से आवाज आता है, चलो देखते हैं तुम राजा की गद्दी को क्लेम कर सकते हो कि नहीं। वो फिर से सोचता है, रुको, ये अगर सच में साल 2025 है, इसका मतलब दुनिया अब तक शांत है और सारे रिलीक्स अपनी ही जगह पर है। मतलब मैं सब कुछ क्लेम कर सकता हूँ, उन सारे ताकतवर रिलीक्स को, क्योंकि मेरे पास अब भी मेरा प्रीवियस जिंदगी का नॉलेज और सब कुछ है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पर एक चीज़ तो है, इतना सब कुछ होने के बाद, ये सारे टॉम्स आने के बाद, दुनिया पूरी तरह से बदलने के बाद, मुझे नहीं लगा था कि मैं दोबारा कभी सरप्राइज होऊंगा। पर जो मैंने अपने सामने देखा वो सच में एक सरप्राइज था। सबसे पहले मैंने नहीं सोचा था कोई ऐसा टॉम होगा जिससे कि मैं भी डर सकता हूँ। और सेकंड, वो शीटी बास्टर्ड जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया, वो मेरे साथ ऐसा करेगा। और तीसरा, मौत के मुंह से मैं सीधा यहाँ आऊँगा 15 साल पहले, जब सब कुछ शुरू होने वाला था। मैंने कभी ये सब नहीं सोचा था। मुझे नहीं पता क्या हुआ, पर मेरे पास अब भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। मैं अब भी सारे रिलीक्स को क्लेम कर सकता हूँ। पर तभी आवाज आता है, ए यू, क्या सुनाई नहीं दे रहा है क्या? या फिर तुम ये सब कुछ इग्नोर कर रहे हो? तभी वहाँ पे एक महिला को देखते हैं। वो उसके ऊपर चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसके हिसाब से उसके बेटे के साथ उसने बुरा किया है या फिर बुली किया है उसे। पीछे से उस बंदे को भी देखते हैं, वो उसका ही मजाक उड़ाने लगता है। उसकी मॉम सारा दोष जुयोन पर ही लगाता है, पर उसे अब भी याद है उस वक्त क्या हुआ था। वो बिल्कुल शांत था, पर उस बंदे ने ही पहला फाइट शुरू की थी। पर वो वैसा कर रहा था, इसके वजह से ना चाहते हुए भी मैंने थोड़ा सा उसे धक्का दिया था। पर शायद वो इसी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसके ही वजह से बाद में मुझे पैरों पे गिर के माफ़ी मांगनी पड़ी थी और उसके बाद हाई सेटलमेंट फी देना पड़ा था।
सेटलमेंट फी मेरे लिए तब वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे ही नहीं थे और मेरे पास ज़्यादा कुछ वेपन्स भी नहीं थे। और तब वो अपने वेपन्स के बारे में सोचने लगता है कि तब उसके पास उतने अच्छा वेपन्स भी नहीं थे। पर वो ये सब सोच ही रहा था, फिर से पीछे से वो लेडी कहती है, सच में ये बच्चा? और तभी उसको वो थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, पर तभी सब कोई चौंक जाते हैं क्योंकि जुयोन ने उसकी हाथ को रोक लिया था। पर उसे समझ में नहीं आ रहा था पहले कि ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि तब वो ऐसा इतना ताकतवर नहीं था और वो फाइट भी नहीं कर सकता था। पर उसे अब समझ में आ रहा है कि उसके पास 15 साल का जो नॉलेज है वो उसके बॉडी को, दिमाग को अब भी याद है। और तभी वो उस महिला को समझाने लगता है, काम डाउन लेडी, तुम्हारे बेटे ने ही सब कुछ शुरू किया था और वैसे भी मुझे लगता है कि तुम दोनों बहुत रिडिकुलस एक्ट कर रहे हो अभी। पर ऐसा देख के वो बंदा वो उसे मारने के लिए आगे आता है, एक पंच मारता भी है, पर जुयोन आसानी से उसके पंच को डॉच करता है और उसकी हाथों को पकड़ के वहीं पे पटक देता है उसे, और उसकी हाथों को मोड़ रहा था। वो बंदा चिल्लाने लगता है। जुयोन सोच रहा है, मेरा बॉडी वो डेफिनेटली बहुत लाइट हो चुका है, शायद अब तक रेलिक्स की साइड इफेक्ट्स मेरे अंदर नहीं आई। इस तरफ ये देख के सारे पुलिस वाले उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। वो कहता है, देखिए ऑफिसर्स, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, तो अगर आप लोग मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो डालिए। ये सुनते ही वो महिला कहती है, तुम सच में पागल हो गया बच्चे? अगर तुम्हारे ऊपर एक बार क्रिमिनल रिकॉर्ड आया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। वो सोचता है, एक क्रिमिनल रिकॉर्ड? हाँ, पर जल्द ही इस सब का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि पूरी दुनिया पूरी तरह से अपसाइड डाउन होने वाला है। सारे लॉ जो भी थे एक लॉलेस कियोस में फंस जाएगा और कुछ ही देर बाद उसे हम जेल के अंदर देखते हैं। वो सोच रहा था अपने ही बारे में, उसे जल्दी करनी होगी क्योंकि उसे पता है सारे रेलिक्स कहाँ पे और कैसे आने वाला है, पर वो ऐसा कैसे करेगा यही सब सोच रहा था। तभी उसके सामने एक नोटिस विंडो ओपन होता है जहाँ पे लिखा हुआ था टॉम रेडर जुयोन सा। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था, वो वहम समझ रहा था, इसीलिए सर पर मारे जा रहा था। तभी और एक नोटिस आता है, पर उसे ये सब समझ ही नहीं आ रहा था कि ये किस वजह से हो रहा है, क्या ये उसी कुरो की वजह से? इसीलिए वो चिल्लाने लगता है। पर तभी एक के बाद एक नोटिस आते जाता है। वहीं पे टॉम रेडर की बेसिक स्किल को देखते हैं, जिनमें से एक खुला हुआ है, जिसके वजह से वो अपने आसपास का 3 फीट के अंदर जो भी हो सब कुछ देख सकता है। पर इस तरफ जुयोन को अब तक समझ नहीं आ रहा था, वो सोच रहा था ये क्या हो रहा है उसके साथ, एक गेम जैसा। पर फिर से एक और नोटिस आता है, वो सब कुछ को अपने सामने से हटने के लिए कहता है। पर तभी उसके पास एक क्वेस्ट आता है जिसमें लिखा हुआ था, अपने 4 बेसिक टॉम रेडर स्किल्स को एक्टिव करो, जिसके वजह से तुम एक फुल फ्लेज टॉम रेडर बन पाओ। वो ये सब देख रहा था, तभी वहाँ पे एक पुलिस वाला आता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है। और अब उसे समझ में आता है शायद इन सब को वो ही देख पा रहा है। तभी वो वहीं पे रेंगता हुआ एक कीड़े को देखता है, बहुत दूर से ही देख लेता है और उसकी आवाज़ भी सुन पाता है। और अब उसे समझ में आता है कि ये स्किल उसकी बहुत काम का है और इससे क्या हो सकता है। और ये जो सारा स्किल्स है ये उसके प्रीवियस स्किल्स है, जिनमें से एक अभी एक्टिव हुआ है। और वो सोचता है, सच में अगर मैं अपने स्किल्स को ऐसे ही रीगेन कर सकता हूँ ये कमाल हो जाएगा। ये सच में एक बहुत बेहतर शुरुआत है। पर वो रेलिक, वो क्रो, आखिर वो क्या प्लान कर रहा है? वैसे नॉर्मली रेलिक्स कभी मदद नहीं करते लोगों की। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि उसे बुलाता है। कुछ देर बाद हम जुयोन को बाहर देखते हैं। वो बंदा उसके बड़े भाई जैसा है, वो उसे बहुत ही अच्छे से बात कर रहा था। उसका नाम है जियोन वू। ये वही बंदा है जब जुयोन ऑर्फन था तब उसने इसे संभाला था। वो नरेट करता है कि ये मेरे बड़े भाई जैसा है। वो बंदा उससे जेल के बारे में मजाक कर रहा था, हंस रहा था, पर जुयोन उसे देखते हुए सोच रहा था ये अभी वैसा ही है, बिल्कुल बदला नहीं है। और तब वो उसे पूछता है, भाई क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या रिसेंटली तुमने कुछ अजीब नोटिस किया है, जैसे कि कोई भूत या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, ऐसा कुछ? यह सुन के वो सोचता है, क्या ऐसा तो कुछ नहीं है, पर हाँ मैंने मेरे बीबी को देखा है, पता नहीं वो हमेशा मेरे सीक्रेट्स को कैसे जान लेती है। ये सुन के वो हंसता है और सोचता है, चलो शुक्र है अब तक शायद किसी को उन सब के बारे में नहीं पता। और तब वो उसे जाने के लिए कहता है और रेस्ट लेने के लिए कहता है। जुयोन अब तक सोच रहा था उसके पास अब तक अपने प्रीवियस मेमोरीज है और शायद प्रीवियस पावर्स भी आ जाएंगे, जिसके वजह से उसके पास बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। पर एक प्रॉब्लम है, सबसे शुरुआत में सारे जो अच्छे रेलिक्स थे वो सबसे पहले अमेरिका और यूरोप में आए थे, पर वो वहाँ पे कैसे जाएगा क्योंकि उसके पास अब कोई भी पैसा नहीं है। पर तभी उसके सामने कुछ बंदे आते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है, ए जुयोन, तू यहाँ पे क्या कर रहा है रे? काम छोड़ के यहाँ पे घूम रहा है? हाँ वैसे तू नया है ना, तो तुझे शायद हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए।
उन सबको देख के वो सोचता है, ये बास्टर्ड्स, ओह याद है, चलो पैसे का जुगाड़ हो गया। पर जुयन जवाब नहीं दे रहा था। जुयन नरेट करता है, ये बंदा योंगते पार्क, वो अपनी बहन के साथ एक आर्ट गैलरी चलाता है। मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत था और तब मैंने इनके वहाँ पे थोड़े दिन के लिए काम करना शुरू किया था, पर फिर इन्होंने मुझे काम से जाने ही नहीं दिया। मुझे इनके वहाँ पे नौकरों की तरह काम करना पड़ता और रिस्पेक्ट वो तो भूल ही जाओ। इनके वजह से तब मुझे हेल से गुजरना पड़ा था। इस तरफ तभी एक बंदा आके वहाँ पे उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, कहने लगता है, तू जवाब क्यों नहीं दे रहा है बे? पर तभी वो उसे खतरनाक एक पंच मारता है जिससे उसका दांत तक बाहर आ जाता है। ऐसा देख के वहाँ पे सबके सब चौंक जाते हैं। जुयन कहता है, हे तुम सब जाओ और अपने बॉस से कहना कि मैं अब काम छोड़ रहा हूँ। पर तभी वो बंदा आगे आते हुए कहता है, क्या कह रहा है, पागल हो चुका है क्या तू? पर तभी जुयन कहता है, ओह मैं भूल चुका था, जाने से पहले मुझे पैसे थोड़ा दे देना। और तभी वो फाइट के लिए तैयार होता है। ये सुन के पहले वो बंदा चौंकता है कि वो ऐसे बातें कर रहा है और तभी वो उसे खतरनाक पंच मारने के लिए आगे बढ़ता, पर जुयन बहुत ही आसानी से उसको एक खतरनाक पंच मारता है। उसका खून तक बाहर आ जाता है। फिर उसकी बालों को पकड़ के अपने नी से एक नी बार मारता है। ये देख के वहाँ पे सब कोई चौंक चुके हैं। ये बंदा तो ऐसे फाइट नहीं कर सकता था, फिर ये ऐसे लड़ कैसे रहा है? और अब दोनों मिल के उसके ऊपर हमला करने आते हैं, पर वो उन दोनों को भी बहुत ही आसानी से वहीं पे हरा देता है। वो बंदा जिसको उसने पहले मारा था वो पूछता है, कैसे, ये कैसे हो सकता है? जुयन सोचता है, हाँ ये हुआ क्योंकि 15 सालों तक मैंने सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग ली है। आई एम ग्लैड कि मेरे बॉडी को अब तक सब कुछ याद है, पर शायद मैं ये ज़्यादा देर तक नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे बॉडी में वैसी ताकत, वैसी मसल्स अब तक आई नहीं हैं। पर तभी देखते हैं वो बंदा वो चाकू निकाल लेता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता, पर तभी दूसरा बंदा उसे वार्न करता है कि संभाल के चलाने के लिए। पर तब जुयन उस चाकू को देखते ही सोचता है, ओह ये नाइफ, ये तो एक रेलिक है ना? पर इस बास्टर्ड के पास ये कैसे आया? और अब वो नरेट करता है, बहुत सारे रेलिक्स टॉम के अंदर अपने आप को छुपा के रखना पसंद करते हैं, पर कुछ ऐसे रेलिक्स होते हैं जो कि ह्यूमन सोसाइटी के अंदर रहना पसंद करते हैं। और तभी वो बंदा चाकू से उसको मारने के लिए जंप करता है, पर इंस्टेंटली उसकी अटैक को डॉज करके जुयन उसके ही चाकू को उसके गले के सामने रखता है और कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई बे चाकू से मुझ पर हमला करने की? बाकी दो बंदे वो भी हमला करने के लिए आते हैं, पर तब जुयन उस चाकू में से उसके पावर्स को एक्टिवेट करता है और तब देखते हैं वो उस चाकू से उनके अंदर के ऑर्गन्स तक देख पा रहा था और वो बहुत तेजी से उनके ऊपर हमला करता है जिससे उनके अलग अलग जगह पे कट लगता है। वो लोग दर्द से चिल्लाने लगते हैं, पर जुयन कहता है, ऐसे रोना बंद करो, वैसे भी वो कट्स ज़्यादा डीप नहीं हैं और तुम्हारे कोई ऑर्गन तक पे नहीं लगा है। और तब गुस्से में उनको पैसा देने के लिए कहता है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ आर्ट गैलरी में। शायद उसके दीदी को देखते हैं जिसको भी ये खबर मिल चुका है और वो उनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था जुयन जो कल तक इतना कमजोर था, थोड़ा सा बातें भी नहीं बोल सकता था, उसने आज इन सब की हालत बुरी करी है। वो अपने दीदी को ये भी बताता है कि सारे पैसे जुयन ने ले लिए हैं, जितने भी पैसे उनके बैंक अकाउंट तक में थे सब कुछ, यहाँ तक कि उनके पास एक बुद्धा का स्टैचू था जो बहुत कीमती है, उसको भी उसने ले लिया है। उस बुद्धा स्टैचू को हाथ में लेके जुयन सोचता है कि शायद ये कीमती होगा, इसे बेच के वो पैसा कमा सकता है और उसे लेके वो वहाँ से जाने लगता है। पर पता नहीं क्यों इस स्टैचू के जाने पर वो बंदा ज़्यादा चिल्ला रहा था। इस तरफ ये सुनते ही बोलेर की बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। कुछ देर बाद जुयन को हम एक एंटिक आर्ट सेंटर में देखते हैं जहाँ पे वो उस मूर्ति को लाया था, पर यहाँ से जुयन को पता चलता है कि ये मूर्ति बिल्कुल भी कीमती नहीं है। उसे ये विश्वास नहीं हो रहा था, अगर ये इतना कीमती नहीं है तो फिर वो लोग इसको पाने के लिए इतना चिल्ला क्यों रहे थे, कुछ तो गड़बड़ है। और तब वो एक जगह चाहता है, उसे अब भी लग रहा है इसमें ज़रूर कुछ गड़बड़ है। और तब वो उसमें से कुछ पावर बाहर आते हुए फील करता है और तभी उसके सामने नोटिस आता है, तुमने इस बुद्धा स्टैचू से एक सस्पिशियस महसूस कर लिया है। और अब ये देख के उसे समझ आता है इस स्टैचू के अंदर कुछ ज़रूर होगा। और तभी वो अपने नाइफ को बाहर निकालता है और उस स्टैचू को काट देता है और तभी देखते उसके अंदर से कुछ लिक्विड बाहर आता है जो कि एक इलीगल ड्रग है, जिसके फ्यू ड्रॉप्स लोग सिगरेट के अंदर दे के स्मोक करते हैं, यहाँ तक कि ये बहुत बहुत ज़्यादा कीमती है। तभी देखते हैं
वो इससे पैसे कमाने के बारे में सोचता है और अपने भाई ग्योनबू को फोन करता है और कहता है, ब्रो अगर मैं ये खबर दूं कि कहीं पे ड्रग ट्रैफिकिंग चल रहा है तो उसका कितना रिवॉर्ड मिल सकता है। इस तरफ हम देखते हैं उसी लड़की को जो शायद किसी से बात कर रहा है, यानी जिसके पास वो ऑर्डर जाने वाला था उससे। वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा कर रहा था और वो सॉरी कहते हुए जा रही थी। इस तरफ हम देखते हैं वहाँ पे उसके उसी भाई को, उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब था। वो उससे पूछती है कि वो बुद्धा स्टैचू वो कहाँ है, पर वो बताता है, माफ़ करना बहन, वो सब कुछ ले चुका है, हम बर्बाद हो चुके हैं। क्योंकि और तभी वो डर जाती है क्योंकि उसके साथ जो आया है वो लोग डिटेक्टिव्स हैं। तभी उसमें से एक बंदा कहता है, हम लोगों को खबर मिला कि यहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग चल रहा है। वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करती है, कहती है नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो बस आर्ट में डील करते हैं। और तभी हम ग्योंगबू को देखते हैं, वो प्रूफ दिखाता है जो कि उसे जुयन ने दिया था। वो सोचती है कि ये ज़रूर उसी पास्टर ने किया होगा। तब वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए कहती है, देखिए ऑफिसर, मुझे कोई आइडिया नहीं कि आप क्या कह रहे हैं। आपको कुछ भी मिल जाए तो आप उससे किसी को भी ऐसे बोल सकते हैं क्या? ग्योंगबू उसे वॉकी टॉकी से सुनाता है। दूसरा बंदा कहता है, हमें एक और जगह वेयरहाउस में सब कुछ, सारे आर्ट वर्क मिल चुके हैं सर, और हमें सारा ड्रग्स और सब कुछ मिल चुका है। ये सुनते ही वो डर जाती है, चिल्लाने लगती है, रुको, आप लोगों को मेरे वेयरहाउस के बारे में कैसे पता? और उसके अंदर अलग अलग रूम्स थे जिनका कोड अलग था, आपको इनके बारे में कैसे पता चला? ग्योंगबू हंसते हुए कहता है, हमारे पास अपने रास्ते हैं। तभी जुयन को देखते हैं, वो सारे पुलिस वाले के साथ वेयरहाउस में हैं। तभी एक बंदा उसे और एक दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है और वो जाके आसानी से उसे खोल रहा था। ये देख के वो लोग पूछते हैं, ये तो बहुत कमाल है, तुम्हें ये सारा कुछ कैसे पता है? वो कहता है, बोल सकते हैं मेरे मेमोरी बहुत अच्छा है। और तब वो नरेट करता है, हाँ ये सच है, मेरा दिमाग सच में बहुत ज़्यादा शार्प है, मुझे बहुत कुछ याद रहता है और इसी वजह से उन लोगों ने मुझे काम पे भी रखा था। पहले मुझे सारा पासवर्ड्स कोड याद रखना होता था जो कि बहुत एनोइंग था और इसी वजह से मैंने सब कुछ याद कर लिया, पर शुक्र है कि उन लोगों ने कुछ भी चेंज नहीं किया। और कुछ देर बाद उस कमरे से भी उनको ड्रग्स मिलता है। वो ऑफिसर उसे शुक्रिया कहता है, पर तब जुयन एक फेवर मांगता है। कुछ देर बाद हम ग्योंगबू के पास एक कॉल आते हुए देखते हैं, उसमें जुयन था। तभी वो फोन वो उस लेडी को देते हुए कहता है, लेडी आपसे हमारा इनसाइडर मैन बात करना चाहता है, देखिए। और तब फोन पे वो कहता है, शायद तुम लोगों को मुझे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए था। जब कोई तुम्हारे लिए काम करता हो ना, उसे प्रॉपरली पे करना चाहिए और अच्छे से उसके साथ रेस्पेक्ट से बातें भी करना चाहिए। ये जुयन है, ये उसे समझ में आ चुका है। वो उसके ऊपर और ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, पर जुयन बस कहता है, एनीवे तुमने जो भी काम किया है अब पूरी जिंदगी जेल में कटाना। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद जुयन को हम जाते हुए देखते हैं। तभी उसके मोबाइल पे ग्योंगबू का मैसेज आता है कि तुम्हारा रिवॉर्ड जल्द ही तुम्हारे पास आ जाएगा और उसे अच्छे से खर्च करना। ये देख के जुयन खुश होता है कि उसका ये भाई सच में उसके बारे में बार बार चिंता करता है, पर अब उसे याद आता है कि उसे सारे रेलिक्स को ढूंढना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए, वो भी उस बास्टर्ड से पहले। और तभी वो अपने घर के सामने आता है पर चौंक जाता है क्योंकि उसका घर वहाँ पे था ही नहीं, उसके जगह एक बहुत बड़ा सा टॉम्ब अपीयर हो चुका था। इस तरफ तभी सारे लोगों को देखते हैं जो रो रहे थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, कोई पागल हो रहा था कि उनका घर कहाँ गया है, और वो उन सबको देख के सोच रहा था सब कोई पैनिक कर रहे हैं। वेल ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि उनको अब तक टॉम्ब या फिर रेलिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। जब पिछले ज़िंदगी में मेरे साथ ये हुआ था, मैं काम पे था, मेरे रूममेट ने मुझसे कहा था फ़ोन करके कि घर आने के लिए क्योंकि हमारा घर ही नहीं है। मैं तब काम की वजह से जा नहीं पाया था, पर जब फिर मैं वापस लौटा काम करके सब कुछ नॉर्मल था। मैं तब खुश हुआ था, पर इसका मतलब तब कोई था वहाँ पे जो कि इन सब के बारे में जानता था, टॉम के बारे में जानता था। और तब सारे लोगों को वो देखने लगता है और सोचता है कि शायद इन्हीं में से कोई मेरा कॉम्पिटिटर है, पर मैं इस बार ऐसा होने नहीं दे सकता। वो एक आवाज़ सुनता है, उसके रूममेट का आवाज़। उसके ऊपर एक आर्मी ऑफिसर ने गान तान के रखा है और उसके ऊपर चिल्लाए जा रहा है, पर तभी जुयन आके उसे एक खतरनाक किक मारता है, वो नीचे गिर जाता है। जुयन कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक सिविलियन को बंदूक दिखाने की? और इस तरफ वो अपने रूममेट से बात करने लगता है। तभी वो ऑफिसर माफ़ी मांगता है, कहता है माफ़ करना, मैंने सडनली अपना टेम्पर खो दिया था। जुयन उससे जवाब मांगता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या वो लोग टॉम के अंदर जाने के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं, पर वो ऑफिसर जवाब देना चाहता ही नहीं। वो कहता है कि ये सब कुछ क्लासिफाइड है, पर जुयन कहता है
माफ करना, पर मैं ये मान नहीं सकता। सोल्जर्स मेरे घर के आसपास बंदूक लेके घूम रहे हैं और तुम कहते हो मैं जान भी नहीं सकता क्या चल रहा है। तुम्हें शायद समझ नहीं आ रहा है कि तुम किस पोजीशन पे हो। मैं तुम्हारे बारे में ऊपर रिपोर्ट कर सकता हूँ तो सिचुएशन और ज़्यादा खराब ना हो। मुझे जवाब दो। और तब उस ऑफिसर से उसे पता चलता है कि वो लोग उसे एक्सप्लोड करने वाले हैं और बाहर से कुछ एक्सपर्ट्स भी आए हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से ऑफिसर कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं। ये सुन के जुयान सोचता है, ब्लास्ट, तुम एक ब्लास्ट से कभी भी एक टॉम को ओपन नहीं कर सकते। फॉरेन एक्सपर्ट्स, अब समझा। और तब वो उस ऑफिसर और अपने रूममेट से बाय कहते हुए आगे बढ़ता है। कुछ देर बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं, वो टॉम्ब बहुत बड़ा है, इतना कि बहुत सारे बिल्डिंग से भी बड़ा। वहीं पे बहुत सारे ऑफिसर्स को भी देखते हैं और तभी एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम है लिंडा वॉकर, जो एक अमेरिकन CIA एजेंट है। वो अपने लोगों से कह रही थी उसे समझ आ चुका है कि इन लोगों को अब तक रेलिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, शायद उन्हें यहाँ से सब कुछ मिल सकता है। वो ऐसे बातें करते हुए आगे बढ़ ही रही थी, पर तभी और एक बंदा उसके पीछे आके हंसने लगता है और कहने लगता है, हेलो, अरे ये क्या बात हुआ, तो मुझे देख के इतना सरप्राइज क्यों हुए। हम कियोशी एबे को देखते हैं जो कि एक जापानीज एग्जीबिशन एजेंट है। यहाँ पे लिंडा उसे देख के बिल्कुल खुश नहीं थी। वो यहाँ पे आखिर क्यों आया है, और यहाँ पे दोनों के बीच बहस होता है कि वो ये रेलिक लेगी या फिर वो ये रेलिक लेगा। ऐसे दोनों झगड़ ही रहे थे। दूसरी तरफ से जुयन उनको देखता है और उनकी बातें सुन के उसे समझ आता है कि इनको शायद टॉम के बारे में उतना सब कुछ पता ही नहीं। और वो नरेट करता है, ये टॉम ये अचानक इस दुनिया में अपीयर होना शुरू हुआ, किसी को नहीं पता ये कहाँ से और कैसे आया। पर शुरू में कुछ ही कंट्रीज थी जिनको कि इसके बारे में पता था, और उन्हीं कंट्रीज में से सबसे पहले आते हैं अमेरिका और जापान। वो इन्हें इन्वेस्टिगेट करने लगे और फिर अलग अलग कंट्रीज में जब भी टॉम्ब अपीयर होते वहाँ जाते और वहाँ से रेलिक्स को लाने लगे। पर इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस बार यहाँ पे मैं हूँ। और तब वो वहाँ से आगे जाने लगता है और तभी उसके सामने हम कुछ लिखा हुआ देखते हैं। वो नरेट करता है, ये सब कुछ है टॉम ग्लिफिक। रेलिक्स सच में बहुत फनी थिंग है क्योंकि वो सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि अंदर और बाहर क्या होने वाला है। और तभी उसके सामने और एक दीवार देखते हैं जिसमें भी सब कुछ लिखा हुआ था। वो नरेट करता है, अगर तुम इन सब को पढ़ सकते हो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा टॉम का एंट्रेंस, उसके अंदर क्या क्या ट्रैप्स है, सब कुछ। और तभी देखते हैं वो नीचे झुकता है और उसको पढ़ने की कोशिश करता है और उसके सामने एक नोटिस आता है, तुम्हारा दूसरा एबिलिटी एक्सपर्ट क्रिप्टोग्राफर, जिसमें तुम किसी भी लैंग्वेज को समझ सकते हो और पढ़ सकते हो। ये देख के वो खुश होता है और अपने सामने से विंडोज को चाहने के लिए कहता है। पर दूसरी तरफ से एक और आदमी को देखते हैं जो कि उसे ऐसा करते हुए देख रहा था क्योंकि उसके लिए ये सब कुछ ही अजीब है। और तभी कुछ देर बाद एक जगह बड़े से यू लिखा हुआ देखते हैं और वहीं पे जुयन आ चुका है। वो अपने नाइफ को बाहर निकालता है और कहता है, ऑलराइट, ओपन सिज़मे, और वो उसके ऊपर स्लैश करता है। तभी देखते हैं वहाँ पे खतरनाक रोशनी अपीयर होता है, शायद ब्लास्ट होने ही वाला है। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। अगला एपिसोड जल्दी आने वाला है। कैसा लगा आपको ये एपिसोड? और हाँ, अगर आपको अगला एपिसोड जल्दी से जल्दी देखना है कमेंट में बताना, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।